क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का परिचय पढ़ने से पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि राजनीति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, राजनीति शब्द का जो जन्म है वो हजारों साल पहले यूनान में हुआ था। ठीक है, ग्रीस के अंदर हुआ था इसका जन्म, और अरस्तु को जो है आधुनिक राजनीति का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो अरस्तु जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम रहेगा आपके लिए राजनीति विज्ञान में। अरस्तु जो है, इनफैक्ट अरस्तु को जो है पितामह भी कहा जाता है। हमारे राजनीति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, देखिए जब जो है अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया था तो उस समय एक अलग एनवायरनमेंट था। अरस्तु ने लगभग आप ये कह सकते हैं कि काफी, हम जो है इसको बता भी नहीं सकते कि कितने समय पहले जो है अरस्तु ने राजनीति शब्द को डिफाइन किया था, कब बताया था। जब जो है यूनान के अंदर छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, उस समय जो उन छोटे छोटे नगर राज्यों के अंदर जो भी गतिविधियां चलती रहती थी, जो भी एक्टिविटीज चलती रहती थी, उन सभी एक्टिविटीज को जो है अरस्तु ने राजनीति का नाम दिया था। ठीक है, तो लेकिन समय के साथ साथ जो है राजनीति का जो प्रयोग है, राजनीति शब्द का जो प्रयोग है वो अलग संदर्भ में होने लगा है, वो अलग जो है तरीके से होने लगा है। आजकल छोटी मोटी बातों के लिए भी क्या होने लगा है, आजकल छोटी मोटी बातों के लिए भी, जैसे घरेलू स्तर पर भी या फिर जो है समाज में अक्सर जो है राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर जो है थोड़ी सी भी जो बात टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वहीं पर कह देते हैं कि इस तरीके की राजनीति का प्रयोग ना किया जाए, या हमारे साथ ये जो है राजनीति नहीं चलेगी। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आजकल होने लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रयोग होने लगा है उससे जो है राजनीति शब्द का एक नया ही मीनिंग हमारे सामने आता है। ठीक है, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर इसको वन बाय वन पढ़ेंगे कि राजनीति क्या है। तो सबसे पहले देखिए राजनीति क्या है। यह एक विवादास्पद व रोचक प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर देना कठिन है। क्यों? क्योंकि जो है साधारण व्यक्ति से लेकर के बेटा विद्वान तक जो है सभी की दृष्टिकोण में राजनीति शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे आप बच्चे देखते हैं कि अगर हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम इसका मीनिंग एक अलग तरीके से ले रहे हैं। हम इसके अंदर जो है बहुत सारी संस्थाएं, सरकार, राज्य, इन सब चीज़ों को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम एक आम व्यक्ति से राजनीति शब्द का अर्थ पूछे तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या है राजनीति, उसके अकॉर्डिंग राजनीति क्या हो सकती है? जो भी कुछ गतिविधियां जो चलती रहती हैं, जो सरकार करती रहती है, या फिर आपस में जो लोग करते रहते हैं, उसको वो राजनीति का नाम दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है राजनीति शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में किया जाने लगा है। राजनीति जो है अरस्तु को अगर हम मानते हैं तो अरस्तु ने राजनीति को सामान्य जीवन से संबंधित माना। ठीक है, और अरस्तु ने ये कहा कि राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। देखिए ये आपकी बुक में दिया हुआ है और ये आपका एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, अलग अलग तरीके के एंट्रेंस आते हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन आ जाता है। तो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी है? अरस्तु ने दी है। ठीक है, और उसने क्या कहा था कि मनुष्य के चारों ओर के वातावरण को समझने के लिए राजनीति शास्त्र का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। इन एक्चुअल जो है अरस्तु ने बेटा क्या कहा है? अरस्तु ने ये कहा है कि मनुष्य जो कुछ भी करता रहता है, चाहे वो राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, ठीक है, जो भी कुछ गतिविधियां उसकी चलती रहती हैं, उन सबको ही उसने जो है राजनीति का नाम दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू उसने किसको माना है? राजनीतिक पहलू को उसने सबसे इम्पोर्टेंट माना है। ठीक है, बेसिकली अरस्तु ये कहता है कि राजनीति हमें इस बात का ज्ञान देती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो है उसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना है। क्योंकि देखो जब भी विज्ञान के अंदर क्या होता है, विज्ञान के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, थ्योरीज लिखी जाती हैं, और उसके आधार पर जो है फर्दर रिजल्ट्स जो आते हैं उसको भी जो है लिख लिया जाता है कि भाई अगर ऐसा किया जाएगा तो इसका परिणाम ये होगा। तो इसी तरीके से जो है अरस्तु भी यही कहता है बेटा कि जो राजनीति विज्ञान है वो एक तरीके से क्या है, वो इसीलिए वैज्ञानिक है क्योंकि वो हमें केवल जो है क्या हो रहा है इसकी ही हमें ज्ञान नहीं देता, बल्कि हमें क्या करना चाहिए इसका भी ज्ञान हमें देता है, और क्या नहीं करना चाहिए इसका भी ज्ञान हमें देता है। ठीक है, एक बहुत ही रूटीन का क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम्स में कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ये देखिए
ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। तो राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, देखो प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। अरस्तु ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, तो पॉलिटिक्स इसकी, या फिर 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, निम्नलिखित में से अरस्तु की पुस्तक कौन सी है, तो पॉलिटिक्स आपको छांटना रहेगा। ठीक है, पॉलिटिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा की पोलिस शब्द से लिया गया है। तो ग्रीक भाषा, अब आप जो है काफ़ी जगह जो है ग्रीक भाषा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रीक भाषा को हम बेसिकली क्या मानते हैं, ये इंग्लिश भाषा की ओरिजिनेट लैंग्वेज है। जो जहाँ से इंग्लिश भाषा आई है वो ग्रीक है। ठीक है, तो हमने जो है हमें बहुत सारे शब्द जो मिलेंगे, ग्रीक यानी कि ग्रीस यानी कि यूनान। ठीक है, तो यूनान की जो लैंग्वेज है वो ग्रीक है। तो यूनानी जो सारे ये जितने भी दार्शनिक रहे हैं हमारे, अरस्तु, प्लेटो, और आप आगे भी पढ़ेंगे, वो सब कैसे रहे हैं बेटा, वो यूनान के रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो भी लिटरेचर लिखा है, जो भी अपनी थ्योरीज लिखी हैं, सब उन्होंने अपनी ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखी है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से लिया गया है, और पॉलिस शब्द का संबंध जो है उस समय के छोटे छोटे नगर राज्यों से हुआ करता था। ठीक है, प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, और प्रत्येक नगर एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य होता था। प्रभुसत्ता संपन्न यानी कि जो वो छोटे छोटे स्टेट होते थे, जो वो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स होते थे बेटा, उन सब के अपने इंडिविजुअल राइट्स होते थे। और वो जो है प्रभुसत्ता संपन्न का मतलब होता है कि प्रभु का मतलब तो होता है भगवान, जैसे आप जानते हैं, और सत्ता का मतलब शक्ति, यानी कि ऐसी जो है ऐसा व्यक्ति जो सर्वशक्तिशाली है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सिटी स्टेट्स होते थे, ये अपने आप में क्या होते थे, प्रभुसत्ता संपन्न होते थे। ठीक है, तो उस समय जो है राज्य के अंदर जो भी समस्याएं होती थी, उन सबको जो है किस तरीके से टैकल करना है, उन सब बातों को किसके अंतर्गत लिया जाता था, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लिया जाता था। तो उसी को जो है अरस्तु ने राजनीति का नाम दिया है। ठीक है, पॉलिटिक्स का अर्थ जो है उन राजनीतिक समस्याओं से जो किसी ग्राम, नगर, प्रांत, देश और विश्व के सामने आती है। ठीक है, इसके बाद जो है राजनीति शब्द का अर्थ धीरे धीरे बदल गया है। अभी जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अभी जो है राजनीति विज्ञान का अर्थ जो है बहुत थोड़ा नेगेटिव वे में भी लिया जाने लगा है। इसका प्रयोग जो है ऐसे नॉर्मल इस तरीके से किया जाता है जिसके लिए जो अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, कोई भी ऐसे जो भी हमने जो है क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं की हैं जिन्हें अच्छा नहीं समझा जाता, तो उसको भी जो है राजनीति विज्ञान, उसको भी राजनीति शब्द उसके लिए प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन जो है ये तो क्या है कि राजनीति शब्द का ये बहुत ही संकुचित और विकृत अर्थ है, परंतु राजनीति शब्द का अर्थ संकुचित न होकर के बेटा बहुत व्यापक है। राजनीति के एक ऐसी, यहाँ से देखो आप, राजनीति एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम सभी किसी न किसी रूप में अवश्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में रहते हुए राजनीति से अलग नहीं रहा जा सकता। राजनीति अरस्तु के समय से ही समाज में है, और अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य अपने आवश्यकताओं और स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते ही क्या हो जाता है, सामाजिक प्राणी ना होने के नाते जो है ये समाज से जुड़ा हुआ है। और अरस्तु ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं है, तो यानी कि कोई व्यक्ति अगर समाज के बिना रह सकता है तो वो कौन है, वो या तो देवता है या फिर पशु है। ठीक है, इस तरीके से जो है राजनीति के बारे में बताया गया है। उसके बाद गिलक्राइस्ट का नाम आया है। गिलक्राइस्ट ने जो है राजनीति से अभिप्राय क्या कहा है कि आजकल सरकार की वर्तमान समस्याओं से है, जो अक्सर वैज्ञानिक दृष्टि से राजनीति के ढंग की होने की बजाय आर्थिक ढंग की होती है। ठीक है, जब हम किसी मनुष्य के बारे में यह कहते हैं कि वह राजनीति में रुचि रखता है, तो हमारा आशय यह होता है कि वह वर्तमान समस्याओं, आयात निर्यात, श्रम समस्याओं, कार्यकारिणी का विधान पालिका से संबंध और वास्तव में किसी अन्य ऐसे प्रश्नों से में रुचि रखता है जिनकी ओर देश के कानून निर्माताओं को ध्यान देना आवश्यक है या ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये है एक्चुअल डेफिनेशन वर्तमान समय में जो राजनीति की आज के समय में हम मानते हैं कि हम जो भी कुछ गतिविधियां चलते हैं, जो भी कुछ होता रहता है, ठीक है, सभी चीज़ें जो हैं वो सभी चीज़ें किस में शामिल होती हैं, वो सभी चीज़ें राजनीति में शामिल
होती हैं। राजनीति प्रत्येक समाज में पाई जाती है बेटा, और राजनीति सर्वव्यापक है। राजनीति व्यक्ति की हर गतिविधि में विद्यमान रहती है। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेंगे, जैसे हर्बर्ट जे स्पाइरो की है कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद इसके दृष्टिकोण की बात करेंगे हम कि इसके कौन कौन से दृष्टिकोण हैं। इसके बेसिकली 3 दृष्टिकोण हैं, प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण, उसके बाद परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। तो जो मैं अभी तक आपको बताया कि किस तरीके से प्लेटो और अरस्तु जो है उन्होंने प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण के वो समर्थक रहे हैं, और जो है अरस्तु ने अपनी पुस्तक लिखी अरस्तु ने अपनी पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स, और उसने जो है इसमें जो भी अर्थ निकाला है उसको जो है प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण वाले राजनीति शब्द उसको मानते हैं। देखो, ये बेसिकली जो है वहां पर उस समय जो नगर राज्य होते थे उनमें कुछ कमियां भी होती थी। वहां पर बेटा समाज को 2 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, जहां पर कुछ लोगों को अधिकार प्राप्त थे और कुछ लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं थी। वहां पर दास प्रथा जो है वो प्रचलित थी। दास प्रथा का मतलब होता है कि नौकर बनाना, दास बनाना। ठीक है, क्योंकि जो है अरस्तु कहीं ना कहीं ये मानते थे कि दास जो है दासों का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि समाज में दास रहेंगे, स्लेव सिस्टम रहेगा, तभी जो है जो ज्यादा जो बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े बड़े काम करने योग्य हैं, ठीक है, वो अपने काम कर पाएंगे। क्योंकि जो दासों के द्वारा काम किए जाते हैं बेटा, वो काम क्या होते हैं, निम्न स्तरीय कार्य होते हैं। ठीक है, तो वो निम्न स्तरीय कार्य करने के लिए अगर अपना समय वेस्ट करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो वो बुद्धिजीवी जो है अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि समाज के अंदर क्या होने चाहिए, दास होने ही चाहिए। ठीक है, दासों, महिलाओं व विदेशियों को अधिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन्हें शासन में भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त नहीं होता था। ठीक है, इस तरीके से जो है ये सारे आप अपना रीड कर लेंगे। इसके फिर विशेषताएं बता रखी हैं कि प्राचीन यूनानी जो हमारे दृष्टिकोण है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा है कि नगर राज्यों से संबंधित होते हैं। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि जैसे डेफिनेशन से ही आपको पता लग गया था कि जहां पर छोटे छोटे नगर राज्य होते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जो पोलिस से लिया गया है, और पोलिस का अर्थ ही क्या होता है, पोलिस का अर्थ ही नगर राज्य होता है। और प्राचीन काल में कैसे होते थे, छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। तो वो छोटे छोटे नगर राज्यों की जनसंख्या भी सीमित होती थी, परंतु ये नगर राज्य अपने आप में निर्भर और स्वतंत्र भी होते थे। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया आपको, वो प्रभुसत्ता संपन्न होते थे और उनका जीवन काफी अच्छा होता था। इसके बाद सामुदायिक जीवन में भाग लेना जरूरी होता था। उस समय जो है ये माना जाता था कि व्यक्ति जो है वो समाज राज्य के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ है, जो राज्य के कानूनी और न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। लेकिन अरस्तु ने नागरिकों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने तक सीमित रखा। ठीक है, अर्थात समाज के कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्हें राजनीति में या राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था, जैसे श्रमिकों, गुलामों और स्त्रियों को राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार से वंचित रखा गया था। उसके बाद राज्य और समाज में कोई भेद नहीं करते हैं ये प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण वाले, उनकी नज़र में राज्य और समाज एक ही है। ठीक है, उसके बाद आदर्श राज्य का कॉन्सेप्ट रखा है इन्होंने। ये माना कि भाई राज्य एक नैतिक संस्था होती है और जहाँ पर रहकर ही व्यक्ति का अधिकतम विकास पॉसिबल है। उसके बाद वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड को ये फॉलो करते हैं। अरस्तु ने ये माना है कि बेटा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अरस्तु एक ऐसा जो है दार्शनिक रहे हैं, ऐसे जो है हमारे एक तरीके से इस तरीके से विचारक रहे हैं जिन्होंने ये कहा है कि राजनीति क्या है, राजनीति जो है वो सर्वोच्च विज्ञान की राजनीति को संज्ञा दी है कि राजनीति जो है वो सर्वोच्च विज्ञान है, यानी कि मास्टर साइंस है राजनीति विज्ञान, जिसको केवल जो इसके अंदर जो है यानी कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम वैज्ञानिक ढंग से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे जो है हम अलग अलग कानूनों के बारे में अध्ययन करके और उनका तुलनात्मक जो है उनका कंपैरेटिव जो उनकी स्टडीज है उनको हम कर सकते हैं, और इसके बाद जो है एक प्रॉपर निष्कर्ष पे भी पहुंच सकते हैं कि हमें किस तरीके की चीज़ें हमारे लिए सही हैं और किस तरीके की चीज़ें हमारे लिए गलत हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण। इसके बाद नेक्स्ट है परंपरागत दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो है एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, जो सोल्ड पोर्शन है ना इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्ड पोर्शन में बता रखा है जैसे प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण के 2 मुख्य विचारक कौन थे, परंपरागत दृष्टिकोण के कौन थे, जो मॉडर्न व्यू है आधुनिक दृष्टिकोण है उसके कौन थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा परंपरागत दृष्टिकोण है उसने क्या कहा है बेटा, उसने ये कहा है कि
जो राजनीति विज्ञान है, जो राजनीति है, उसका संबंध जीवन के सभी जो विभिन्न संस्थाएं हैं हमारी, ठीक है, जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे, उन सब चीज़ों से जो है राजनीति का संबंध होता है, ठीक है। और उससे इसके मुख्य दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? प्लेटो है, हाब्स और रूसो है, प्राचीन दृष्टिकोण के समर्थक। इन्होंने पहले पॉइंट में देखो क्या दे रखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित है। राज्य से संबंधित ये ब्लंशली ने कहा है बेटा कि राज्य का जो राजनीति है, तो राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? उसका राज्य है। दूसरे वाले जो हैं लिकॉक और सीले हैं, लिकॉक और सीले ने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, ठीक है। और तीसरे वाले क्या कहते हैं? तीसरे वालों ने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों के बिना किसी भी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। ये गिलक्राइस्ट और गैटेले ने जो है इसकी डेफिनेशन दी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें कि परंपरागत दृष्टिकोण के मुख्य विशेषताएं बताइए, तो ये आपको याद करना है यहाँ पर कि परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट जो है, प्राचीन लेखक जो है संस्थाओं की संरचना और सरकार के गठन पर विचार करते हैं। वे यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि संस्थाओं का उदय कैसे हुआ है, ठीक है। जैसे पहला ही हमने बताया है, ये देखो सरकार क्या है? एक संस्था है। राज्य क्या है? ये भी एक संस्था है, ठीक है। तो इन सब चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, परंपरागत विचारक आदर्शवादी हैं। वे देखते हैं कि क्या होना चाहिए, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या है, अर्थात वह राजनीतिक मूल्यों, नैतिकता व सात्विक विचारों पर अधिक बल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच में एक बड़ा डिफरेंस दिखाता है, ठीक है। देखो जो ये परंपरागत दृष्टिकोण वाले हैं, ये नैतिकता जो है इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस बात पर ज्यादा इन्फसाइज करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट विचार है कि व्यक्तिगत अधिक हैं, उसमें चिंतन और कल्पना है। ये दार्शनिक व विचारात्मक पद्धति में विश्वास रखते हैं कि जो दार्शनिक और विचारात्मक पद्धति का मतलब ये होता है कि अच्छी बातों की तरफ ध्यान देना, ठीक है, इस तरीके के आदर्श प्रस्तुत करना जिस पर चल करके किसी का भी कल्याण, अधिकतम कल्याण हो सके समाज का, तो उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि परंपरावादी विचारक राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु जो है वो इसको सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा देते हैं, तो ये इसको क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। उसके बाद परंपरावादी केवल राजनीति से संबंधित नहीं है, उनका संबंध अनेक समाज शास्त्रों से है। परंपरावादी जो है नैतिकवाद व अध्यात्मवाद में भी विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये जो है नैतिकवाद यानी कि इन्होंने जो है एथिकली जो भी कुछ होता है उसके ऊपर स्ट्रेस किया है कि भाई नैतिकता क्या कहती है, अच्छे बनो, सत्य बोलो, सदविचार रखो, ठीक है, इस तरीके की चीजों पर ध्यान दिया है। अध्यात्मवाद यानी कि आत्मा, परमात्मा और ईश्वर, इन चीजों पर ध्यान दिया है, ठीक है। उन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, उनका झुकाव उदारवाद की ओर था। इसलिए उन्होंने राज्य को क्या कहा है? कल्याणकारी संस्था कहा है। वे व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि कुछ विशेष वर्ग ही था जिनको अधिकतम जो है अधिकारों की प्राप्ति थी, जो ज्यादा से ज्यादा जो है राज्य की गतिविधियों में भाग ले सकते थे, ठीक है। दास हो गए, श्रमिक हो गए, महिलाएं हो गई, इन लोगों को राज्य की गतिविधियों में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। इसके अलावा जो है उस समय एक तरीके से राजा का शासन होता था और राजा को भी क्या माना जाता था? उसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उनका कहना था कि राजा जो है वो सर्वोपरि है और राजा जो कुछ भी निर्णय लेगा वो जनता के अधिकतम कल्याण हेतु ही रहेगा। यहाँ तक कि जो है राजा को उन्होंने ईश्वर के तरफ से भेजा गया जो है एक व्यक्ति बताया है, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि उसको कहा है। तो ये तो हो गया हमारे जो है परंपरागत दृष्टिकोण की खास बातें। अब इसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण क्या होता है? आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर जो है वो परंपरावादियों और उदारवादियों ने जो है राजनीति के अध्ययन के विषय को केवल राज्य, सरकार और कानून तक ही सीमित रखा है। उन्होंने राजनीति को केवल औपचारिक माना, अर्थात उन्होंने राजनीति में औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल दिया है, ठीक है।
लेकिन जो है इसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने क्या कहा है बेटा, देखो मैंने सभी जो है अंडरलाइन किया हुआ है कि इन्होंने जो है औपचारिक संस्थाओं की अपेक्षा अनौपचारिक संस्थाओं पर भी जो है इन्होंने ध्यान दिया है, अध्ययन करने को कहा है। इन्होंने क्या कहा है, जो आधुनिक वाले हैं उन्होंने कहा है कि विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा अन्य संस्थाएं जो स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती हैं, ये संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं और इन्हें कौन लोग चलाते हैं तथा देश की सामाजिक व आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब बातों का अध्ययन राजनीति के में किया जाता है। जैसे कि हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे ये सभी टॉपिक बेटा कि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से कार्य करता है, हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार से कार्य करता है। इसके अलावा बेटा आप पहले जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर रखे आए हैं कि राजनीतिक दल जो हैं वो किस प्रकार से, राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं होती हैं, दबाव समूह का क्या अर्थ होता है, लोकमत क्या है, चुनाव क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, मतदान क्या होता है, मतदान का आचरण, इन सब बातों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी वाली क्लासेस में, 9th में 10th में, ठीक है। तो उन सब चीजों का अध्ययन भी जो है हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण वाले इस बात के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, इस बात को महत्व देते हैं कि इन सभी चीजों को हम जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि हम केवल औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक संस्थाओं को जो किसी भी रूप में राजनीति को प्रभावित करती हैं, हम उन सब चीजों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो अब जो है इसकी वर्णन देख लीजिए जरा। नंबर 1 जो है सीमित साधनों का आवंटन राजनीति है, ठीक है। तो सीमित साधन जैसे क्या होता है कि देखो राजनीति का संबंध मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। डेविड एस्टन ने अपनी डेफिनेशन दी है कि समाज में कौन कौन से मूल्य हैं। यहाँ पर मूल्य कहा गया है तो समाज में मूल्य कौन कौन से हैं, भौतिक साधन जैसे सुख सुविधाएं, लाभकारी पद, राजनीतिक पद आदि, ठीक है। भौतिक साधन का यहाँ पे अर्थ क्या है कि लोग जो हैं जैसे क्या करते हैं, बहुत सारा जो है घर में सुख सुविधाएं जुटाते हैं, अच्छी जो है नौकरी का, अच्छे बिजनेस का, और राजनीति में जाकर के अच्छे पद प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये हो गए समाज में मूल्य यानी कि भौतिक साधन। और इन सीमित साधनों को समाज में बांटना है और इनका वितरण करने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जिसकी बात सभी माने। इसलिए स्टन ने क्या कहा है कि आधिकारिक शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार की बाध्यकारी शक्ति प्रत्येक समाज में होती है। बाध्यकारी का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, कि जो सब लोगों को जो है किसी न किसी रूप में बांधे रखती है, ठीक है। जो जिसका सब कहना मानते हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। किसी का कहना जो है कानून के माध्यम से भी कहना मनवाया जा सकता है, सबसे शक्ति के माध्यम से भी कहना मनवाया जा सकता है, तो कोई भी तरीका हो सकता है। अतः सीमित साधनों को पाने के लिए संघर्ष होता है तथा होड़ सी लगी रहती है, ठीक है। आप देखते हैं सब बच्चे कि नौकरियां भी सीमित हैं, लाभकारी पद भी सीमित हैं, राजनेता बनने के लिए भी पद सीमित है। तो इन सभी के लिए क्या होती रहती है, समाज के अंदर लगातार कंपटीशन चलता रहता है, करने का प्रयास किया जाता है। और साधनों के बंटवारे की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। ये डेविड स्टन ने कहा है, ठीक है। आधिकारिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी पावर जिसके अंदर सब जो है, जिसके अंडर सब रहते हैं और उसका सब कहना मानते हैं। तो इसलिए जो है सीमित साधनों का आवंटन राजनीति है। इसके अलावा लासवेल ने क्या कहा है, डेफिनेशन दी है कि राजनीति की विषय वस्तु है, कौन प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि समूची राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण ही राजनीति है। यानी कि जो भी हमारे जितने भी हमारे, जैसे मैंने प्रीवियस स्टार्टिंग में बताया कि जो भी हमारे विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यह दबाव समूह, हित समूह, श्रमिक संगठन, समाज, जो भी कुछ हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के साथ जो भी पार्टिसिपेशन हमारा चलता रहता है, उसके साथ जो है शासन के साथ हम जो भी कुछ करते रहते हैं, उन सभी चीज़ों का, उन सभी सारी जो है होल पॉलिटिक्स सिस्टम, जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना ही राजनीति है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है राजनीति शक्ति का अध्ययन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कैटलिन की डेफिनेशन है। ये कई बार आ जाती है कि समस्त राजनीति स्वभाव से शक्ति संघर्ष है। जैसे कि अगर आप इस फर्स्ट पॉइंट को अगर थोड़ा सा समझ गए हो तो इस फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है बेटे, यहाँ पर हमने बात की है कि भौतिक साधन जो भी है वो सीमित है। तो सीमित साधनों की प्राप्ति के लिए समाज में क्या है, होड़ लगी हुई है, कंपटीशन बना हुआ है,
ठीक है, तो वो क्यों सब वो सीमित साधन क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? ताकि वो ज्यादा शक्तिशाली बन सके और वो समाज के लिए जो है अपना जो है समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त कर सके। तो इसीलिए ये केवल बेटा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं होता है, जैसे घर में भी होता है कि घर में भी कई बार घरों में भी देखा जाता है शक्ति के लिए संघर्ष, उसके बाद जो है राज्य में, उसके बाद जो है देश के अंदर, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र लगे हुए हैं आपस में कि कौन ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है, इस तरीके से काम करने में। ठीक है, उसके बाद राजनीति एक वर्ग संघर्ष है, ये डेफिनेशन होती है, एक पॉइंट होता है आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण का कि राजनीति एक वर्ग संघर्ष है, पॉलिटिक्स इज ए क्लास स्ट्रगल। ठीक है, इसमें जो है क्या कहा है कि राजनीति को एक वर्ग संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम बेटे पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने ये कहा है कि राजनीति क्या है? वर्ग संघर्ष है। यानी कि उनके अनुसार क्या होता है बेटा, समाज में दो ही वर्ग होते हैं, एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। जो शासक वर्ग होता है वो हमेशा क्या करता रहता है, वो शासित वर्ग पर अत्याचार करता रहता है, उसका शोषण करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर है। ठीक है, वो ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, वह राज्य के यंत्र का प्रयोग शासितों का शोषण करने के लिए करता है और इसी शोषण प्रक्रिया को क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दी कार्ल मार्क्स, उन्होंने क्या माना है, इसी शोषण प्रक्रिया को राजनीति कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप अपने पुराने पॉइंट्स को थोड़ा डीपली समझेंगे बेटा, तो उनमें भी ये लोग ज्यादा पावरफुल क्यों होना चाहते हैं, ताकि वो जो है दूसरे लोगों पर अपना राज कर सकें, उनसे अपनी बात मनवा सकें। तो सेम यहाँ पर भी जो है जब ये चीज बहुत ज्यादा हो जाती है, अति में आ जाती है कि लोग जो है शासन प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और फिर समाज के अंदर केवल दो ही वर्ग दिखाई देने लग जाते हैं, शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला, तो उसको वर्ग संघर्ष का जो है संज्ञा दी गई है। और जब जो है जब तक समाज में ये वर्ग भेद समाप्त नहीं होगा बेटा, इसलिए जो है समाप्त नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। तो इसको भी क्या कहा है, इसको राजनीति का नाम दिया है। ठीक है, और कार्ल मार्क्स ये कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन जो है एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना पॉसिबल हो जाएगी। यानी कि समाज के अंदर शोषक और शोषित नहीं बचेंगे, शासक और शासित नहीं बचेंगे, बल्कि सब एक समान हो जाएंगे। तो कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है। ठीक है, उसके बाद राजनीति सामान्य हित स्थापित करने का साधन है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सा पॉइंट है, इसमें सभी इजी पॉइंट है। आप एक बार समझ जाओगे ना बातों को, तो फिर उसके बाद आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, देखो, साधारण राजनीति को संघर्ष माना जाता है जिसमें समाज में रहने वाला एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। यानी कि उनको ऊपर एक जो शक्तिशाली वर्ग है वो कमजोर वर्ग पर अपना शासन जमाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जबकि समाज के अंदर क्या है, समाज के अंदर जो है कुछ ऐसा भी है जो राजनीतिक वर्ग जो वर्ग संघर्ष नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच संघर्षों को दूर करके शांति स्थापित करने का साधन भी मानते हैं। ठीक है, राजनीति समाज में शांति व्यवस्था व न्याय की स्थापना का प्रयास करते हैं जिससे समाज हित व व्यक्तिगत हित में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। तो समाज में सभी तरह के लोग हैं, ये बताने की कोशिश की गई है कि सामान्य हित को भी जो है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे हो गए, टोटल सभी दृष्टिकोण हो गए हैं इसके। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी अगर समझ में आ रहा है एक बार से, तो आप इस वीडियो को 2-3-4 बार देख सकते हैं। उसके बाद बेटा ये बहुत ही इजी बातें हैं, सभी चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं। और बाकी हम जो है आधुनिक और प्राचीन दृष्टिकोण का जब कंपैरिजन करेंगे, उसकी जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।